क्लोज इकोनॉमी है, तो उस केस में हमारा जो कंपोनेंट होगा एग्रीगेट डिमांड का वो कौन कौन सा हो सकता है, या फिर अगर हमारी इकोनॉमी कैसी है, ओपन इकोनॉमी है, तो ओपन इकोनॉमी के अंदर हमारे जो कंपोनेंट होंगे वो हमारे कौन कौन से हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे क्लोज इकोनॉमी के अंदर। क्लोज इकोनॉमी के अंदर आपने 2 सेक्टर मॉडल और 3 सेक्टर मॉडल हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि 2 सेक्टर मॉडल के अंदर 2 सेक्टर मॉडल के अंदर हमारा क्या था, देयर आर द 2 सेक्टर, फर्स्ट वन इज प्रोड्यूसर सेक्टर एंड सेकंड वन इज हाउसहोल्ड सेक्टर। तो इसके अंदर 2 ही सेक्टर इंक्लूड किए जाते हैं 2 सेक्टर मॉडल के अंदर। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि हमारा एक हाउसहोल्ड सेक्टर होता है और एक क्या होता है, प्रोड्यूसर सेक्टर होता है। हाउसहोल्ड सेक्टर जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा, प्रोड्यूसर सेक्टर कौन सा होता है, जो गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करके उनकी क्या करता है, मार्केट में सप्लाई करता है। तो जब हम 2 सेक्टर मॉडल की बात करेंगे इसके अंदर, तो यहाँ पे जो हाउसहोल्ड सेक्टर है वो क्या करता है, कंजम्पशन करता है। तो हमें क्या करना है, इनकम के लेवल को दिखाने के लिए हमारी जो इक्वेशन बनेगी इसके अंदर, दैट इज y इक्वल टू c प्लस i। जो हमारा y है, y किस चीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, y है हमारा इनकम के लिए, y क्या है हमारी इनकम। उसके बाद जो c है हमारा, c क्या होगा हमारा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो c है हमारा वो क्या बनेगा, कंजम्पशन expenditure, and I is used for investment expenditure. I is used for investment expenditure. तो यहाँ पर 2 सेक्टर मॉडल के अंदर जो हमारा कंजम्पशन फंक्शन बनता है, और उस कंजम्पशन फंक्शन के अंदर जब आप इनकम को दिखाते हो, तो 2 सेक्टर मॉडल में जैसा कि हमें पता है कि हाउसहोल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर को आप क्या करते हो, यूटिलाइज करते हो। तो यहाँ पर कंजम्पशन के लिए C जो हाउसहोल्ड सेक्टर करेगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन करेगा, प्रोड्यूसर सेक्टर करेगा। रॉ मटेरियल पे, गुड्स की प्रोडक्शन के लिए जो मशीनरी वगैरह, प्लांट वगैरह जो परचेज किया जाएगा, तो C प्लस I से मिलकर हमारी क्या बनी है, इनकम बनी है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द 2 सेक्टर मॉडल विच इंक्लूड द प्रोड्यूसर सेक्टर एंड जो हाउसहोल्ड सेक्टर है, उन दोनों को वो क्या करता है, इंक्लूड करता है। तो इस तरीके से आप एग्रीगेट डिमांड को क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट यहाँ पे कर सकते हो। तो एग्रीगेट डिमांड जो है हमारी यहाँ पे हमने दिखानी है, तो यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड जो होगी हमारी वो हमने लेनी है। एग्रीगेट डिमांड और इनकम इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करते हैं, तो एग्रीगेट डिमांड और हमारा जो क्या होता है, y होता है, वो इक्वल आता है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर तो एग्रीगेट डिमांड को आपने यहाँ पर क्या किया, रिप्रेजेंट किया 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर, और 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर हमारा जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो हमारा क्या हो जाता है, इन दोनों से मिलकर बनता है। तो ये था हमारा 2 सेक्टर मॉडल। अगर हम बात करते हैं इसी के अंदर 3 सेक्टर मॉडल की, तो अगर हम बात करोगे 3 सेक्टर मॉडल की, तो 3 सेक्टर मॉडल के अंदर हमारा सबसे पहली बात तो ये कि 3 सेक्टर इंक्लूड किए जाएंगे, हाउसहोल्ड, प्रोड्यूसर एंड गवर्नमेंट सेक्टर। और इसके अंदर जो एग्रीगेट डिमांड है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए C प्लस I, और प्लस में क्या हो जाएगा G। AD मींस एग्रीगेट डिमांड। AD का मतलब क्या होगा, यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। C का मतलब क्या होता है आपका, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। C मींस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। I इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एंड G मींस गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट भी एक्सपेंडिचर करता है गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम करने में, उनकी डिमांड करने में, या फिर उनको प्रोड्यूस करने में। तो 3 सेक्टर मॉडल के अंदर इन तीनों से मिलकर हमारी क्या बनती है, एग्रीगेट डिमांड बनती है। तो ये थी हमारी क्लोज इकोनॉमी के अंदर, क्लोज इकोनॉमी इन विच हम फॉरेन सेक्टर के साथ
कोई डीलिंग, कोई ट्रेडिंग, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करते। तो क्लोज इकोनॉमी के अंदर हमने 2 सेक्टर पढ़ लिया, हमने 3 सेक्टर पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे ओपन इकोनॉमी की। अगर ओपन इकोनॉमी होगी तो इसका मतलब ये है कि ओपन इकोनॉमी के अंदर फॉरेन सेक्टर को इंक्लूड करेंगे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, और वहां पे जो हमारी एग्रीगेट डिमांड बनेगी वाई इनकम और जो एग्रीगेट डिमांड इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे सी प्लस आई प्लस जी और प्लस में हम क्या लेते हैं नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट निकालने के लिए एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब बात ये आती है कि ओपन इकोनॉमी है, इसका मतलब ये है कि विदेशों के साथ, विदेशी कंट्रीज के साथ आप लेन देन इसके अंदर कर सकते हैं। और जब आप फॉरेन कंट्रीज के साथ इसके अंदर क्या करते हैं, लेन देन करते हैं, तो आपका नेट एक्सपोर्ट इसके अंदर आपको शामिल करना पड़ेगा। जो पैसा आपने फॉरेन से क्या किया होगा, कमाया होगा। एग्रीगेट डिमांड एडी, सी मींस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सेम, आई मींस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी मींस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट सेक्टर को इंक्लूड करेगा। और नेट एक्सपोर्ट जो होगा हमारा वो किस चीज से रिलेटेड है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ओपन इकोनॉमी के अंदर इन चारों चीजों को शामिल करके एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू जो है हम उसको निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, जिसके अंदर क्लोज और ओपन इकोनॉमी हमने की। और क्लोज और ओपन इकोनॉमी के अंदर हमने क्या किया कि जो एग्रीगेट डिमांड का फंक्शन है वो हमने सीखा कि वो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इस पॉइंट के बाद हम बात करते हैं एग्रीगेट सप्लाई की। एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई का मतलब हमारा क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई हमारी वो है जहां पर पूरी इकोनॉमी के अंदर जितने भी फर्म हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी प्रोड्यूसर है, जिस प्राइस के ऊपर अपनी गुड्स या सर्विसेज को सेल करने के लिए विलिंगली तैयार होते हैं अपनी इच्छा से, तो क्या कहलाती है, एग्रीगेट सप्लाई हमारी कहलाती है। अब बात आती है कि जो एग्रीगेट सप्लाई होती है वो हम कैसे निकालेंगे। हमें पता है कि जो हमारी एग्रीगेट क्या होती है, सप्लाई होती है। एग्रीगेट सप्लाई को निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन का मतलब है कि हम जीडीपी के लेवल को यहाँ पर ले सकते हैं, और जीडीपी का जो लेवल होता है इसका मतलब वो हमारा इस चीज को कैलकुलेट करने में काम आएगा, इनकम को। और इनकम जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, वाई से डिनोट करते हैं। तो जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी कि एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू वाई, वो आता है इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर। जो हमने बात की थी कि एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू वाई हमारा होगा, दैट इज यूज्ड व्हेन इक्विलिब्रियम पॉइंट। जब आप इक्विलिब्रियम, एक संतुलन की स्थिति आप निकालना चाहते हो, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन नहीं होता है, एक बैलेंस सिचुएशन होती है हमारी इकोनॉमी के अंदर, तो यहाँ पे जो हमारी इनकम है वो हम एग्रीगेट सप्लाई कह सकते हैं। जो हमारी इनकम है वो हम एग्रीगेट सप्लाई कह सकते हैं, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई के बिहाफ पे ही हमारी क्या निकाली जाती है, जो नेशनल इनकम है वो निकाली जाती है। और वाई हमारे, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो इनकम है वो एक व्यक्ति की तो नहीं होगी, वो हमारी पूरी कंट्री की जो इनकम है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो ये हमारी क्या होती है, एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होती है। तो जब हमारी इनकम और एग्रीगेट सप्लाई क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, तो इसका जो हमारा क्या बनेगा, डायग्राम बनेगा। एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल की हम बात करते हैं। शेड्यूल जैसे आपको पता है कि जहाँ पे भी शेड्यूल वर्ड यूज करते हैं, इट मींस अ टेबल, टेबल विच इंक्लूड द इनकम एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई और इनकम हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब एग्रीगेट सप्लाई और इनकम हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जैसे अगर हम बात करते हैं कि इनकम का लेवल 0 है तो एग्रीगेट सप्लाई की कितनी होगी,
नॉट बाय वाई। तो इस तरीके से जो एग्रीगेट सप्लाई है वो हमारा इनकम वाला कर्व भी होता है। ये हमने लास्ट वीडियो में इसलिए डिस्कस नहीं किया ताकि आपका जो एग्रीगेट सप्लाई का कंसेप्ट है वो आपको अलग से क्या हो सके, क्लियर हो सके। तो ये थी हमारी एग्रीगेट सप्लाई, उसका शेड्यूल, उसका कर्व किस तरीके से बनेगा। और एग्रीगेट सप्लाई इज ऑलवेज इक्वल टू द इनकम। तो वाई और एग्रीगेट सप्लाई दोनों एक ही बात है, दोनों को एक दूसरे की जगह पर क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है।